नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर के हथलंगा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये मुठभेड़ आज सुबह हुई जब इलाके में सुरक्षा बल को कुछ आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिली थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अभी वहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए तलाशी अभियान चलाई जा रही है। कमांडर 161 पीएमएस ढिल्लों ने बताया कि पाक सेना ने एक आतंकी को ढाल देकर भारतीय सुरक्षा बलों की गोलियों से बचाने की कोशिश की। हालांकि पाक सीमा की ओर भागा वो तीसरा आतंकी भी ढेर हुआ है। 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर डिफेंस अफेयर्स राजीव रंजन। राजीव, ये एक के बाद एक दूसरे एनकाउंटर्स चल रहे हैं और जो सबसे चिंताजनक बात इसमें नजर आ रही है कि पाक सेना की तरफ से कवर फायर दिया जा रहा है आतंकियों को। बिल्कुल, आपने यही कहा, ये सेना की और पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में सत्ता कोई भी रहे, चाहे नवाज शरीफ की रहे, चाहे शहबाज शरीफ की रहे, या फिर इमरान खान की रहे, या फिर अंतरिम सरकार की, जो कश्मीर को लेकर जो उनको घुसपैठ की नीति है और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने को, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। साफ दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कुछ भी कहे, लगातार वो पाकिस्तान के भारत की ओर से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है आतंकियों की, और यहाँ पर अमन चैन के माहौल को खत्म करना चाह रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है। जी, और जिस तरह से पूरी जानकारी आई है और यहाँ पर बहुत कम वक्त में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके बाद से सुरक्षा बल, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के हालात है पिछले 3-4 दिनों से अगर बात करें तो एक साथ 3 इनकाउंटर की बात करें। पहले राजौरी में इनकाउंटर होता है, उसके बाद अनंतनाग में होता है और अब उड़ी में होता है। तो जिस तरह से आप अगर देखें, जिस तरह से जो कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे थे, और ये जो सीमा पार में बैठे लोग हैं पाक के, उनको कम से कम ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी सह पर जो है यहाँ पर इस इलाके में जो आतंकी बैठे हुए हैं वो यहाँ से खून खराबा फैलाना शुरू किए, आतंकी हरकत को जो अंजाम देना शुरू किए। लेकिन सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात है जम्मू कश्मीर में, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आतंकियों की नापाक हरकत को किसी भी राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक, जैसा राजीव ने बताया कि 3 एनकाउंटर हुए हैं, एक तो अभी तक चल रहा है अनंतनाग का एनकाउंटर।
हम बात करें अनंतनाग एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ आज चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने यहां 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। बीते 4 दिनों से यहां रुक रुक कर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल आतंकवादियों पर हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायल से खरीदे गए हेरोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही UAV से आतंकवादियों के छुपे होने की जगह पर बमबारी की जा रही है। रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के जवान भी लगाए गए हैं। इस मुठभेड़ में घायल 2 जवानों में से एक कल से ही लापता है, जबकि इस मुठभेड़ में 3 अधिकारियों ने जान गंवाई है। जो आतंकवादी गतिविधियां थी, आप पहले की देख लीजिए और आप आज की देख लीजिए, नहीं के बराबर। जो दुर्भाग्यवश छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी सेना बहुत ही सक्षम है। जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूती से हम उभर के आ रहे हैं। आज हमने आतंकवाद को लगभग नेस्त नाबूद कर दिया है। और अनंतनाग से नजीर मसूदी की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। 90 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ, इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों के हाइडआउट पे काफी गोलाबारी भी हुई। 4 दिनों से मोटर हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन के जरिए हमने सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कोई अंदाजा नहीं कि क्या कोई मिलिटेंट मरा है या नहीं। ये इनकाउंटर बिल्कुल इस पहाड़ी में जो मेरे पीछे है वहां हो रहा है, गंडोल की पहाड़ी, जहां काफी गोलाबारी हुई, लेकिन जिसमें कहा जाता है कि 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट हो सकते हैं। 2 बजे के आसपास काफी गोलाबारी के बाद हमने देखा कि 2 बजे के आसपास अचानक इस जंगल के पोर्शन में आग नमूदार हुई। धुआं हमने यहां से देखा, धुआं देख भी सकते हैं। तो लेकिन कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश शुरू हुई, जिससे आग भी बुझ गई और ऑपरेशन में भी थोड़ी उसमें ठहराव आया। जाहिर सी बात है कि हम पर जब काफी बारिश हो तो खासतौर पर इस तरह के जंगल और स्टीप पहाड़ पे तो ऑपरेशन हम पर हो। लेकिन उसके बाद दोबारा सुरक्षा फोर्सेज ने, आर्मी ने काफी चैलेंज की उसी साइड पे। तो उससे ये लग रहा है कि जो मिलिटेंट उनको खर्चे थे वो अभी भी जिंदा है, वो अभी नहीं मारे गए हैं। और जो एरिया क्लियर नहीं हुआ, 4 दिन हुए, कब ये ऑपरेशन खत्म होगा ये अंदाजा नहीं है। लेकिन आपको जो ये पहाड़ी है ये कितनी स्टीप है, उसके उस तरफ अगर आप जाएं तो आप छात्र कश्तवार साइड पहुंच सकते हैं। इस साइड आप जाएं तो आप यहाँ डूरू से लेके फिर आपको यहाँ से अगर दूसरे साइड जाएं इस पहाड़ी के जो पीरपंजाल पहाड़ी है तो आपको पूंछ राजौरी का एरिया भी मिल सकता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पहाड़ी एरिया है सुरक्षा के लिए भी। और जब मिलिटेंट इस तरह की पहाड़ी को, जंगल को वहां अपने हाइडआउट बनाए, वहां से इस तरह उनको टैक्टिकल लोकेशन मिले, तो ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। और इसीलिए हमने देखा कि अंदाजा जो लग रहा है कि जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ, शायद मिलिटेंटों को इसका अंदाजा था कि सुरक्षा फोर्स ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का अटैक किया कि 3 सीनियर ऑफिसर इसमें मारे गए जो आगे बढ़ रहे थे, सबसे आगे। वो जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो इंडियन आर्मी का इथॉस भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि वो कहते ही नहीं बल्कि करके दिखाया और अपनी जाने देके भी दिखाया कि किस तरह वो जवानों को आगे नहीं भेजते बल्कि खुद अफसर आगे जाते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ। लेकिन उसके बाद इस ऑपरेशन को खत्म करना, पहले बॉडीज को वहां से निकालना बहुत ही कठिन काम था। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहाड़ी कितनी स्टीप है और उसके बाद कितनी घना जंगल है, इसके कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि एक तरफ आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, दूसरी तरफ शोपियां हो या कुलगाम हो या पूंछ राजौरी का इलाका हो, इस पूरी पहाड़ी से मिलता है। तो कुल मिला के एक बड़ा चैलेंज है जो हाल के दिनों में सुरक्षा फोर्सेस को देखने को मिला। और आज ही के दिन एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम बनाया गया उरी सेक्टर में, जहां सेना के मुताबिक 3 घुसपैठियों को, मिलिटेंटों को मारा गया है और 2 की लाशों को बरामद किया गया। तीसरी को नहीं कर पाए क्योंकि आर्मी के मुताबिक वहां पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग आ रही थी, जो सीधी सीधी बात है, जो सीज फायर का उल्लंघन है। फरवरी 2021 से भारत और पाकिस्तान के आर्मी के दरमियान सीज फायर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, नियंत्रण रेखा पे, और ये जाहिर सी बात है उल्लंघन है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें 5 दिनों में
3 इनकाउंटर, और सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ है कि किस तरह एक जंगल वॉरफेयर की सूरत हाल है कि जिसमें सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में काफी चैलेंज पैदा कर सकता है। आज से 2 दिन तक हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक जिस हॉल में हो रही है उस हॉल का नाम भारत जोड़ो हॉल रखा गया है। इसके बाद 17 सितंबर यानी कल पार्टी राजीव गांधी प्रांगण में विजय रैली करेगी और तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा करेगी। बैठक के लिए देश भर से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और कार्यसमिति की बैठक के बहाने कांग्रेस का मकसद तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना भी है, इसलिए बैठक के बाद एक रैली का भी आयोजन किया गया है। और इस वक्त यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, उस पर नजर डालते हैं। पी चिदम्बरम बोल रहे हैं। There have been requests by members of the Congress Working Committee. There have been requests by members of the Congress Working Committee that we should have a Bharat Jodo Yatra 2 from the east to the west. That matter is under consideration. Haji, any questions this side? I think you've got it wrong. The Chhattisgarh Deputy Chief Minister was participating in an official function in which the central government and the state government were launching a project. Protocol required that he does not bring divisive or issues or areas of disagreement in such a meeting. What he said was formal, polite, and protocol consistent. सरकारी 1 मिनट सरकारी फंक्शनों में प्रधानमंत्री जाते हैं और कांग्रेस की आलोचना करते हैं, इंडिया गठबंधन की आलोचना करते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री की जो आदत है सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष की पार्टी करने की आलोचना की, वो पीड़ा हमें नहीं है, हम वो करते नहीं है। हम आलोचना राजनीतिक कार्यक्रमों में करते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं करते हैं। One second, one by one. I'll come back to you. 1 minute. Lok Sabha elections. So have there been any discussions on the seat sharing arrangement and whether you have a tie-up with like-minded parties, especially in states like Punjab, West Bengal and Kerala? Because there have been internal, opposition to holding off having seat sharing with these parties. I think every member who spoke at the CWC so far has supported the India Bloc, India Alliance, and has suggested that we should take it forward and strengthen the India Alliance. 1 or 2 members said that the seat arrangement should be concluded as early as possible. Now, the mechanics of finalizing the seat arrangements is not a matter for the CWC. It is a matter for the 14-member executive committee of the India Alliance, and I'm sure they are focusing on that responsibility and they will address that task.
तो यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे थे और छत्तीसगढ़ को लेकर भी सवाल पूछे गए, क्योंकि वहाँ पर स्टेज पर पीएम के साथ वहाँ के डिप्टी सीएम भी थे, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने तारीफ की सरकार की। उसके जवाब में यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो जवाब दे रहे थे। और कांग्रेस बैठक पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा है कि 2021 की जो जनगणना है उसे तुरंत शुरू की जानी चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने जोड़ा है कि इसके साथ साथ इसमें जातिगत जनगणना भी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी जैसे तमाम जो हक है लोगों को, उनका हक उसके साथ दिया जाए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार जो है अपनी विफलता जो है वो विज्ञापनों के पीछे छुपाती है। सरकार जो है डाटा में हेराफेरी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन की बैठक होने लगी है, तब से विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे बढ़ गए हैं। इस मीटिंग में कई तरह की और बातें की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन चीज़ों की काट खोजनी है जिसके चलते कांग्रेस जो है आगे बढ़ सके। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के साथ हुआ है, उसको देखते हुए पार्टी अपने दरवाजे क्या अन्य जो है दलों के लिए खोलेगी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसमें वो बाकी दलों को कितना एकोमोडेट कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस अभी तक एकला चलो रे या फिर गठबंधन के मामले में थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स बताई जाती है, थोड़ी सी रूढ़िवादी बताई जाती है, लेकिन अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब उनकी विचार बदलने लगे हैं। यही वजह है कि जो सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड बैठक होने वाली है, जिसमें कि करीब 80 से ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, उस बैठक में प्रदेश के अध्यक्षों और जो वहाँ के पीसीसी के और वहाँ के जो विधायक दल के नेता है उनको भी बुलाया गया है। उन सब से सलाह मशविरा करने के बाद उनकी राय जाएगी और राज्यवार लोगों से ये पूछा जाएगा कि वहाँ पे किन दलों के साथ क्या गठबंधन किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, हैदराबाद को कांग्रेस ने इसलिए चुना है क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पर यदि एकजुटता दिखाई जाए और सभी बड़े लीडर एक साथ यहां पे चुनाव प्रचार करें तो शायद यहां पे वो स्थिति पलट सकते हैं। क्योंकि यहां पर मुकाबले में अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीआरएस के सामने वही खड़े हो गए हैं, इसलिए हैदराबाद को इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए चुना गया है। साथ ही संसद में जो का विशेष सत्र है उसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई फार्मूला ढूंढ पाती है जिसमें विपक्षी दलों को साथ लेकर के चलने का कोई मंत्र भी शामिल हो। कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दूसरी तरफ भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने जा रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन के साथियों के साथ चर्चा जारी है, अभी बैठक को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। मुंबई में 13 सितंबर को शरद पवार के घर में इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में तय हुआ था कि गठबंधन अपनी पहली साझा रैली भोपाल में करेगा। चलिए सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। और इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों में सीट बंटवारे के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। गठबंधन के समन्वय समिति की 13 सितंबर को हुई बैठक के बाद ऐलान किया गया था कि सभी पार्टियां जल्द से जल्द बातचीत करके सीटों के बंटवारे पर फैसला करेंगी। समन्वय समिति की बैठक में फैसला किया गया कि सीट बंटवारे को लेकर पहले राज्य स्तर पर चर्चा शुरू की जाएगी। समिति के इस ऐलान के बाद उन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है जिनमें क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी साझेदार हैं। इनमें बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। बिहार एक अहम राज्य है जहां 3 मजबूत पार्टियां गठबंधन में साझेदार हैं और इसलिए सीट बंटवारे को लेकर पेंच भी बहुत है।
जेडीयू ने 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था और 17 सीटों में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा में जेडीयू के तो 16 सांसद हैं, लेकिन आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, जबकि विधानसभा में आरजेडी जेडीयू से बड़ी पार्टी है। ऐसे में सवाल यह है कि किस फॉर्मूले के आधार पर बिहार में सीटों का बंटवारा किया जाए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और बाकी बची सीटों को कांग्रेस और गठबंधन के अन्य साथियों में बांटना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे में अभी समय लग सकता है। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। बैठक का दौर शुरू हो गया है और इनिशियल मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बार शरद पवार साहब के यहाँ 13 तारीख को हुई है और उसमें शायद तय हुआ है कि पहले स्टेट लेवल का वार्ता हो जाए, उसके बाद तब यहाँ कोई ज़रूरत होगी तो यहाँ करेंगे, नहीं तो स्टेट में अगर मामला सुलझ जाए तो फिर वहीं सुलझ जाएगा। महाराष्ट्र एक और ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन के कुछ अहम सहयोगी प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्होंने महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाया। राज्य में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मजबूत साझेदार हैं। 2019 में एकीकृत शिवसेना ने बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में पार्टी में टूट हो गई और पार्टी के 18 में से 12 सांसद उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। इसके अलावा शेतकरी कामगार पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी संभावित साझेदार हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच शुरुआती दौर की बातचीत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक तीनों दलों के बीच सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है कि तीनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 3 पार्टियों को 16-16 सीटें मिल सकती हैं। सहमति तकरीबन इस बात पर भी बन गई है कि तीनों पार्टियां अपने छोटे साझेदारों को अपने अपने कोटे से सीटें देंगी। लेकिन महाराष्ट्र में पेच इस बात पर फंस सकता है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी। मसलन दक्षिण मध्य मुंबई की सीट शिवसेना के राहुल सेवाले ने जीती थी, जो उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं और इसलिए इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा जता रही है। इसी तरह दक्षिण मुंबई भी एक ऐसी ही सीट है जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट भी ऐसी ही सीटों में से एक है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर तो सहमति बन गई है, लेकिन सीटों को लेकर असल में अभी पेंच कायम है। जैसे दक्षिण मुंबई की सीट की हम बात करें तो वहां पर अभी अरविंद सावंत शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन वहां पर दावा मिलिंद देवड़ा का भी है। तो झगड़ा कांग्रेस और शिवसेना में एक सीट पर है। ऐसे किसी और सीट पर यदि देखें तो कांग्रेस के बीच में भी झगड़ा है। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु में सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। 2019 की तरह ही यहां एक बार फिर कांग्रेस, डीएमके और बाकी सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों का समझौता लगभग तय हो चुका है। इस बार भी डीएमके को 20 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, जबकि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके को 2-2 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी बची सीटें गठबंधन की अन्य 4 सहयोगियों को दी जाएंगी। इन राज्यों के अलावा सबकी नजर बंगाल पर होगी, जहां इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटकों कांग्रेस और टीएमसी के बीच वाकयुद्ध चल रहा है। कांग्रेस की राज्य इकाई के मुखिया अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी एक बार राहुल गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे कहां हो रही है जबरदस्त बारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। इंदौर में भी बादल जमकर बरसे हैं। यहां कई जगह पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जगह जगह जलभराव से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी काम से बाहर निकले लोग भारी बारिश की वजह से बने हालात से जूझते नजर आए। इंदौर में बारिश ये कहें कि हम आफत की बारिश साबित हो रही है। जिस तरह से देखिए, हम इंदौर के सदर बाजार इलाके के सिकंदराबाद कॉलोनी में हैं, मौजूद हैं। आप देखिए, आसमान से तो बारिश गिरना कम हुई है, लेकिन जो आसपास से जो पानी बह के आ रहा है उसके क्या हालात हैं आपको देखिए ये साफ नज़र आएगा। यहाँ जो लोग रहते हैं, मतलब ये समझिए कि अब 3 से 4 फीट पानी जो है आगे अगर हम जाएं तो वहाँ तक बढ़ेगा। यहाँ से देखिए आप, ये घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। किस तरह से ये घर की जो खिड़की है जहाँ से
आमतौर पर रोशनी आया करती थी, वहाँ से पानी आपको जो है बाहर आता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ की बारिश के चलते यहाँ के क्या हालात हैं आप खुद देखिए। काफ़ी घनी बस्ती है और देखिए वो जो आगे का क्षेत्र है जहाँ पर हम आपको ये नज़र आएगा कि रस्सी बांधकर जो है कुछ लोग अपने घर के से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा बिजली के जो खंभे हैं वहाँ पर जो है रस्सी बांध दी गई है और उस रस्सी को बांधकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये रहने वाले एक ये जो शख्स हमको नजर आ रहा है, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप आएंगे आगे थोड़ा जी। मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई कहाँ रहते हो आप? ये सामने ही है। तो आपका जो घर है यहाँ मतलब कब से ये हालात है और रात में पानी की स्थिति थी, अभी क्या है? 12 बजे से पानी भरा दिया यहाँ पर, रात के 12 बजे से परेशान हो रहा रात भर से। लाइट भी गई? लाइट सुबह गई, रात में लाइट थी। ठीक है, हमेशा होता है? हमेशा हर साल होता है। क्या नगर निगम जो है सुनवाई नहीं करती आपकी? नहीं, ये नगर निगम की दिक्कत है। ये नाला खुदवा दिया उन्होंने, मलबा निकलाया नहीं, ये इधर से पानी बेकार आ रहा है, नाला और सकड़ा कर दिया इन लोगों ने। आप देखिए जो नीचे का जो क्षेत्र है ये आप देखिए घरों के ऊपर मतलब अपनी खिड़कियों पर, यानी पहले जो फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है वहाँ पर लोगों को जो है जाना पड़ रहा है। इस तरह के यहाँ पर जो है हालात है और लगातार जो है इस जो सदर बिहार पुलिस थाना क्षेत्र है वहाँ की जो है पुलिस टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है यहाँ पर अपनी पुलिस वाहन से अनाउंस किया जा रहा है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। यहाँ के जो टीआई हैं सतीश पटेल वो भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से जो है ये पूरा एक तरह से हम समस्या है या जो उसके सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, क्या बात? यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं कल रात से बहुत तेज़ गति से बारिश हुई है, उस वजह से पानी जितना तेज़ गति से आया उतनी तेज़ गति से निकल नहीं पाया, इसलिए कई जगह पे पानी भराव की स्थिति बनी है और ये रास्ता बंद है। तो यहाँ के रहवासियों को पुलिस के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये रास्ते का उपयोग न करें। देखिए हम आपको वो नाला दिखाते हैं जिस नाले की वजह से ये पानी, क्या नाम है इस नाले का? सिकंदराबाद का नाला बोला जाता है इसको। तो ये देखिए जो नाला आपको नज़र आएगा जिसकी वजह से ये देखिए नाले के किनारे जो घर बना हुआ है ये किस तरह से जो है पानी वहाँ तक पहुँचा है। और हम आपको ये नाला दिखाना चाहेंगे कि ये नाले में जो है बारिश का पानी, आसपास के क्षेत्र का पानी यहाँ पर पहुँचता है और ये ओवरफ्लो हो जाता है। इंदौर के कई ऐसे इलाके हैं जो नाले से लगे हुए हैं और उस निचली बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी घरों में प्रवेश कर रहा है। तो ये समीर खान बता रहे थे कि क्या हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ खंडवा में भी तेज बारिश है और वहां एक हादसा हुआ है। यहां उफनती पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा एक ट्रैक्टर बीच रास्ते में संतुलन बिगड़ने के कारण बह गया। हादसे में 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और बाकी 2 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। उज्जैन में भी काफी पानी बरसा है। यहाँ भी लोग जल भराव से जूझते दिखे। जो घर से बाहर निकले थे उन्हें आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। यहाँ निचले इलाके में करीब 10 लोग पानी में फंस गए। जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। 5 पुरुष 3 महिलाओं और 2 बच्चों को यहां से निकाला गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पलामुरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार का दावा है कि ये योजना उन 6 जिलों की किस्मत बदल देगी जो सूखे से प्रभावित रहे हैं और इसकी वजह से वहां काफ़ी गरीबी और पिछड़ापन रहा। सरकार के मुताबिक इस योजना से सैकड़ों गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ये भी बताया गया कि पुराने महबूबनगर और रंगारेड्डी जिलों के हर गाँव में कल उत्सव मनाया जाएगा जो उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के साथ आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जबकि पहले ये क्षेत्र सूखे और पलायन के लिए जाने जाते रहे। तो देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।